मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल साइकोलॉजी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक क्विक रिव्यू इसका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से पेपर में तकरीबन 10 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से, और जो रिव्यू हम करेंगे इंशाल्लाह ताला 10 के 10 क्वेश्चन तो नहीं, बहरहाल मैक्सिमम इंशाल्लाह ताला इसमें से आएंगे। साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड साइकी और लोगो, इन दो वर्ड से मिलके बना है। साइकी मीन सोल एंड लोगोस मीन स्टडी। साइकोलॉजी जब इस पे पहली जो बुक है साइकोलॉजी की, वेरी फर्स्ट बुक पैरी साइकी एरिस्टोटल ने लिखी थी। एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में जो इस पे किताब लिखी गई है, इस जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो विलियम जेम्स ने लिखी है, अमेरिकन ने 1890 में लिखी है। बहरहाल फर्स्ट जो बुक है साइकोलॉजी की वो एरिस्टोटल की लिखी हुई है। बहरहाल हम बात करते हैं कि इसके ड्यूरेशन की। स्टार्ट में जब इस पे काम स्टार्ट हुआ तो ये कहा जाता रहा कि स्टडी ऑफ सोल, इस रूह की जो स्टडी है, मुताला है, इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। फिर बाद में इसको कहा गया स्टडी ऑफ माइंड। फिर तीसरे नंबर पे इसको कहा गया स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, और आजकल इसको कहा जाता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है? जो साइकोलॉजी है, बल्कि इससे पहले साइकोलॉजी की जो ब्रांचेज़ हैं दो, उनकी हम बात करते हैं। साइकोलॉजी की दो ब्रांचेज़ हैं, एक प्योर और दूसरी होती है अप्लाइड। प्योर में हम थ्योरी डेवलप करते हैं और अप्लाइड में उसकी एप्लीकेशन होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, जिसमें हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, एजुकेशन की फील्ड में अप्लाई करते हैं। इसके 3 एरियाज़ होते हैं। स्टीफन ने भी इसको डिफ़ाइन किया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। स्किनर ने कहा कि बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एजुकेशनल सिचुएशन। क्रो ने कहा एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्राम बर्थ टू थ्रू ओल्ड एज। 3 इसके एरियाज़ होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। लर्नर में हम बच्चे की नीड, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज़, उसका मोटिवेशन लेवल, उसकी एज, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, इन चीज़ों को हम देखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है लर्निंग प्रोसेस। जो लर्निंग है ये कैसे टेक्स प्लेस होगी, ठीक है, कौन से थ्योरेटिकल और जो हम जो है वो बुनियादें यूज़ करेंगे, रीइंफोर्समेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कौन से जो हैं वो हम यूज़ करेंगे। टीचिंग मेथड जो है वो कौन से होंगे, तो ये लर्निंग प्रोसेस में आएगा। थर्ड है लर्निंग सिचुएशन। इसमें हम ओवरऑल इन्वायरमेंट देखते हैं कि इन्वायरमेंट इसका जो है वो टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, क्रिएटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, डिसिप्लिन क्लासरूम का क्या है ओवरऑल। तो 3 इसके एरियाज हैं, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। इससे स्कोप जो है इसका, इससे बच्चे की बिहेवियर, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है। इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, लर्निंग इम्प्रूव हो सकती है, गाइडेंस और काउंसलिंग दे सकते हैं। करिकुलम की एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है। मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, 5 यहाँ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोस्पेक्शन, ओल्डेस्ट मेथड है। इंट्रो का मतलब होता है, इंट्रो एक जो है वो लैटिन वर्ड, 2 लैटिन वर्ड इंट्रा और स्पायर से मिलके बना है। इंट्रा मीन विद इन, और स्पायर का मतलब होता है लुक, अपने अंदर झांकना। एक इंडिविजुअल अपने प्रॉब्लम्स खुद बताता है और उनके पॉसिबल सोल्यूशन भी उससे खुद उगलवाए जाते हैं। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ वर्थ, अपने अंदर झांकना, इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। दूसरे नंबर पे है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड में हम जो इशू है, प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोस करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी डायग्नोसिस है कि उसकी पीछे वजह क्या है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। थर्ड जो है वो साइकोफिज़िकल मेथड है। हम साइकोफिज़िकल मेथड में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं। वो जो फैक्टर होता है, जो स्टिमुलस है, जो काज है, वजह है, उसके और उस इंडिविजुअल के रिस्पांस के, यानी अगर वो चीज़ कम या ज़्यादा होती है, कोई रिस्पांस जो वजह है वो बढ़ती या कम होती है, तो इंडिविजुअल का रिस्पांस बढ़ता है या कम होता है, ठीक है। तो स्टिमुलस और रिस्पांस का हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं। इसके 3 मेथड्स होते हैं। मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस, दूसरा है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, और तीसरा है मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई। मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस में जो है वो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट या डिफरेंस थ्रेशोल्ड देखते हैं। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है कि मिनिमम हम चेंज करें स्टिमुलस के अंदर,
तो सेंसेशन जो है वो फील हो, तो इसको क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड का कहा जाता है। यानी बहुत ही माइक्रो लेवल की तब्दीली अगर हम स्टिमुलस के अंदर करें, उसकी सेंसेशन फील हो या ना हो, इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड कहते हैं। जबकि डिफरेंस थ्रेश होल्ड दो स्टिमुलाई, जो डिफरेंस है बिटवीन टू स्टिमुलाई इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिटेक्शन। यू आर लिसनिंग समथिंग इन कार, यू इंक्रीज इट्स level, someone complains that it's high, also called just noticeable difference, JND भी इसको कहा जाता है। डिफरेंस थ्रेशोल्ड कि एक इसमें जो है एक लेवल जो आप कह रहे हैं कि ये ठीक है, आपकी नज़र में ये ओके होता है, आप उस लेवल पर उस चीज़ को उस स्टिमुलस को ले जाते हैं, लेकिन वो आपके लिए तो वो ठीक होता है, दूसरों के लिए जो है वो क्या होता है, हाई होता है या ज़्यादा होता है। तो फिर आप क्या करते हैं, दूसरों के बुनियाद पे आप क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, कम करते हैं। तो ये डिफरेंस थ्रेशोल्ड कहलाता है। यानी एब्सोल्यूट में आप मिनिमम तब्दीली से जो चेंज फील होता है उसको एब्सोल्यूट कहा जाता है, और डिफरेंस में जो डिफरेंस है दो स्टिमुलाई का डिटेक्शन के लिए वो हम चेक करते हैं। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, सब्जेक्ट जो है वो ख़ुद कंट्रोल करता है अपने स्टिमुलस को। और मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई, सब्जेक्ट रिस्पांस टू स्टिमुलाई इन येस नो फॉर्म, ठीक है, और उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है वो अप्लाई करके उसकी जो है उसका इफ़ेक्ट, काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप ये मेजर करते हैं। इसमें वन ग्रुप डिज़ाइन, इक्विवेलेंट और पैरेलल ग्रुप डिज़ाइन, रोटेशन ग्रुप डिज़ाइन एंड फैक्टोरियल डिज़ाइन ये शामिल होते हैं। या आप पढ़ लीजिएगा। वन को चले मैं बता देता हूँ। वन ग्रुप डिज़ाइन, एक सिंगल ग्रुप हम बनाते हैं, एक ही ग्रुप, उसके ऊपर हम एक चीज़ का जो इफ़ेक्ट स्टडी करते हैं। इक्विवेलेंट और पैरेलल ग्रुप डिज़ाइन, एक क्लास को हम दो ग्रुप्स में तकसीम करके एक के ऊपर हम वेरिएबल अप्लाई करते हैं, दूसरे पे नहीं करते। रोटेशन ग्रुप डिज़ाइन, क्लास को दो ग्रुप में तकसीम किया, पहले एक पे जो है वेरिएबल अप्लाई किया, दूसरी को कंट्रोल में रखा, फिर दूसरी पे अप्लाई किया, पहली को कंट्रोल में रखा। फैक्टोरियल डिज़ाइन, एक ही टाइम में हम एक से ज़्यादा फैक्टर या वेरिएबल स्टडी करते हैं। उसके बाद है डिफरेंशियल मेथड, इसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इंडिविजुअल के जो डिफरेंसेस हैं वो किन बुनियादों के ऊपर हैं। फिर उनकी परफॉर्मेंस को हम उनकी डिफरेंसेस की बेस पे कुछ क्राइटेरिया बना लेते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को फिर कंपेयर करते हैं। डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है उनकी परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली डिफ़र करेगी। तो ये हम मेजर करते हैं डिफरेंशियल मेथड में। इट इम्प्लाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज अ वेरिएबल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साइकोलॉजिस्ट सब्जेक्ट इंडिविजुअल ऑन सर्टेन क्राइटेरियन एंड देन कंपेयर देयर परफॉर्मेंस। लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी, एक ही स्टूडेंट को हम छठी, सातवीं, आठवीं में लंबे ड्यूरेशन के लिए जब स्टडी करते हैं तो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहा जाता है। और जब हम एक वक्त में सिर्फ एक इंडिविजुअल से या ग्रुप से डाटा लें और अगली बार जब हम लें तो वो उन्हीं इंडिविजुअल से ना लें, कोई और हो हमारे सब्जेक्ट, तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहलाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है इंक्रीज इन साइज़, वेट, वॉल्यूम को कहा जाता है। ग्रोथ जो है वो क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, मेजरेबल होती है, और ये लर्निंग का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये सेफेलोकॉर्डल होती है, यानी हेड टू टेल, या प्रोक्सिमो डिस्टल होती है, यानी सेंटर टू ऑनवर्ड, सेंटर टू लेफ़्ट राइट। उसके बाद है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो चेंज का नाम है, ग्रोथ इंक्रीज़ का नाम है। फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर में चेंज का जो नाम है ये ग्रोथ है। ग्रोथ जो है ये इन्वायरमेंट का इसके ऊपर असर होता है। बर्थ पे बच्चे का जो वेट है, बेबी बॉय का 8 पाउंड होता है और गर्ल का 7 पाउंड होता है। इंटेलिजेंस जो है वो बर्थ पे डेवलप हो जाइए, बर्थ से 4 साल तक 50% और 4 से 8 साल तक 30% डेवलप होती है। उसके बाद है रिकॉर्डिंग हो रही है जी, हो रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझा नहीं हो रही जी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। सोशल डेवलपमेंट, सोशल रिलेशनशिप की डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट कहलाती है। मोरल डेवलपमेंट, मोरल जो है एक लैटिन वर्ड मोस्ट से डिराइव किया गया, इसका मतलब होता है हैबिट। कोलबर्ग की थ्योरी जो है इस पर वेल नाउन है, यानी राइट रॉन्ग, मोरालिटी, बिहेवियर को मैनर्स, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है बिहेवियर की डेवलपमेंट, इसको मोरल कहा जाता है। इमोशनल, इमोवरी से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है एजिटेट, स्टिर अप, एक्साइट, लैटिन वर्ड है। इमोशन का मतलब क्या होता है इमोशनल डेवलपमेंट का? एक इंडिविजुअल
अपने जज्बात पे कैसे काबू पा सकता है, ठीक है। यानी उसकी जो एक्साइटमेंट होती हैं, जो वो उसकी इमोशंस होती हैं, अब उन पे वो कितना काबू पाता है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है एक इंडिविजुअल की, और फिज़िकल यानी बॉडी की डेवलपमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक बच्चे की, एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के ऊपर किस चीज़ का असर होता है, दो चीज़ों का, हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का। हेरिडिटी को हम क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं, और इन्वायरमेंट को हम नर्चर कहते हैं। तो हेरिडिटी और नर्चर दोनों का जो है इसके ऊपर असर होता है। इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, एक इंडिविजुअल की लर्निंग का भी उसकी डेवलपमेंट के ऊपर असर होता है। स्टेजेज ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट, बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले इन्फेंसी, बच्चे की माँ के पेट के अंदर वजूद बनने से लेकर पैदा होने तक का जो पीरियड है, इसको प्री नेटल पीरियड कहा जाता है। तो ये पहली स्टेज है। दूसरी इन्फेंसी, बर्थ से लेकर 2 साल इन्फेंसी होती है। चाइल्डहुड, ये जो है 2 से लेकर 3 से लेकर 12 साल तक। इसकी 2 सब स्टेजेस होती हैं, अर्ली एंड लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को वाई एज और लेट चाइल्डहुड को गैंग एज कहा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 3 से 6 साल है, जबकि लेट चाइल्डहुड 7 से 12 साल है। उसके बाद थर्ड स्टेज है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो है 13 से 19 साल है। एडल्टहुड 20 से 60 साल है। इसकी भी सब 2 स्टेजेस हैं, 2 सब स्टेजेस हैं। अर्ली चाइल्डहुड 20 से 40 साल और लेट चाइल्डहुड 40 से 60 साल। ओल्ड एज जो है 60 ईयर टू डेथ होती है। तो ये 6 जो है वो स्टेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें इनको। मैचुरेशन कहते हैं, एक बच्चे ने, एक इंडिविजुअल ने एक टास्क को स्किलफुली सीख लिया है, उसके जो पोटेंशियल है वो राइप हो चुका है, पक चुका है, पक्का हो गया, वो मजबूत हो गया, मुस्तहकम हो गया, अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को बड़ी समझदारी से कर सकता है, ये उसकी मैचुरेशन कहलाती है। जबकि उसके जो बिहेवियर है उसमें तब्दीली क्या कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। उसके बाद है इमोशनल डेवलपमेंट। एक बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट किसको कहते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा है। अब इसके एरियाज़ की बात करते हैं कि ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है लिम्बिक सिस्टम, जिसको हम इसका लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैगडेला। ये रेगुलेट करते हैं हमारी इमोशंस को। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ऑटोनोमिक और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो है हमारे उसमें कंट्रोल में नहीं होता, जो हमारे जो ऑटोमेटिक होता है, इसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जबकि दूसरा हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारे जो है वो कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। कोई इमरजेंसी होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमें तैयार करता है किसी भी एक्शन के लिए, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें उससे वापस करता है। नेचुरल एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशन के, यानी एक बंदे को पसीना आना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये सारा जो है सिंपैथेटिक करता है, और वापस असल हालत में ले आना। जब वो इमरजेंसी या परेशानी ख़त्म हो जाती है तो हमारा जिस्म वापस नॉर्मल हालत में ले आते हैं, ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इंडिविजुअल के डिफरेंसेस फिज़िकल, मेंटल, एटीट्यूड, इमोशनल, मोटर हो सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है। उसके बाद है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो है ये स्टेजेस हैं। लैंग्वेज किसको कहते हैं, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज जो है वो क्या कहलाता है, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ यूजिंग वर्ड्स टू कम्युनिकेट, system of using words to communicate. It include using words and gestures to say what we mean and understand what other says. तो ये जो है इसके जो इसकी डेफिनेशन है लैंग्वेज की, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ। ये जो है इसके साइज़ का थोड़ा सा इशू बना हुआ है यहाँ पे। जी, लैंग्वेज डेवलपमेंट के फेजेज़ हैं इसके जो है, चलें ये मैं बाद में सेट कर लूँगा। फ़ेज़ 1 है ये बच्चे लैंग्वेज डेवलपमेंट के टोटल 5 फेजेज़ हैं। फ़ेज़ 1 क्राइंग है, फ़ेज़ 2 क्विंग है, फ़ेज़ 3 जो है वो बैबलिंग है, फ़ेज़ 4 जो है ये 1 वर्ड प्रोडक्शन है, और फ़ेज़ 5 जो है ये 2 वर्ड जो है वो प्रोडक्शन है। तो ये जो है इसके लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो है वो क्या है,
डिफरेंट फेजेस हैं। बैबलिंग किसको कहते हैं? बैबलिंग कहते हैं कि सिमिलर साउंड जो होती हैं उनको आपस में, यानी कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड को आपस में मिक्स करना, जैसे बाबा, मामा, ये इम्तिहान में जो है वो पूछा जा सकता है बैबलिंग के बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट है सॉरी, इसके है टोटल 7 होते हैं, फेजेस होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के। फ़ेज़ 1 क्राइंग, फ़ेज़ 2 क्यूइंग, फ़ेज़ 3 बैबलिंग, फ़ेज़ 4 जो है 1 वर्ड प्रोडक्शन, फ़ेज़ 5 2 वर्ड प्रोडक्शन, फ़ेज़ 6 जो है 3 to 4 वर्ड प्रोडक्शन, एंड फ़ेज़ 7 4 to 5 वर्ड और सेंटेंस जो है प्रोडक्शन। तो ये इसके 7 जो है वो स्टेजेस होती हैं। इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो बैबलिंग है और क्यूइंग है। क्यूइंग में जो है ये जो वॉल साउंड्स हैं उनकी प्रोडक्शन है, उनको प्रोड्यूस करने की बच्चा स्किल्स सीख लेता है, जबकि बैबलिंग में जो है वो वॉल और कॉन्सोनेंट साउंड को आपस में मिक्स कर लेता है। जी, नेक्स्ट जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट सिमियोटिक फंक्शन है। यूज़ ऑफ सिंबल, साइन एंड पिक्चर्स आर लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट एक्शंस। लैंग्वेज का सिंबल, साइन और पिक्चर्स का एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल सिमियोटिक फंक्शन कहलाता है। सिमेंटिक जो है वो मेमोरी ऑफ मीनिंग कहलाती है। नेटिविज़म थ्योरी, जो नोम चॉम्स्की ने कहा कि हर इंडिविजुअल के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक बिल्ट इन एक मैकेनिज़्म मौजूद है। इस मैकेनिज़्म क्या है? वो मैकेनिज़्म बेसिकली उसका जो नेचुरल वे टू क्रेशन भी इसको कहा जाता है, नेचुरल वे टू क्रेशन भी कहा जाता है नेटिविज़म थ्योरी को, कि उसके अंदर बिल्ट इन एक मैकेनिज़्म अल्लाह ताला ने रखा हुआ है ज़बान सीखने का, तो इसको जो है वो नेटिविज़म कहा जाता है। ओवर एक्सटेंशन, एक लफ्ज़ को गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ा देना, डॉग को डॉगी कर देना, ये लैंग्वेज एरर है जिसको ओवर एक्सटेंशन कहा जाता है। अंडर एक्सटेंशन, एक चीज़ को एक वर्ड बच्चे ने सीखा है तो उस वर्ड को सिर्फ उसी जगह पे ही इस्तेमाल कर सकना, यानी उस वर्ड को एक्सटेंड ना कर सकना, इसको अंडर एक्सटेंशन कहते हैं। मसलन एक बच्चे ने सीखा कि रोज़ जो है वो गुलाब के फूल का नाम है, ठीक है, और ये समझे, यानी रोज़ एक फ्लावर है, तो उसने सीखा कि ये फ्लावर जो है इसको कहते हैं, इस फूल को रोज़ को कहते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि रोज़ जो है उसको कोई और फ्लावर दिखाया जाता है, अब वो यहाँ पे ये जो यूज़ नहीं कर सकता, वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि ये भी फ्लावर है, इसको अंडर एक्सटेंशन कहा जाता है, यानी उसको एक्सटेंड ही नहीं कर पाता बच्चा। और तीसरा है ओवर रेगुलराइजेशन, इर्रेगुलर चेंजेस जो एक बच्चा जो है वो क्रिएट करता है, उसके अंदर अपने वर्ड्स बोलने के अंदर, इसको ओवर रेगुलराइजेशन कहा जाता है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी सबसे पहले जो पहला स्कूल है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। ये जो स्कूल है विलहेल्म वुंड ने दिया था, जर्मन प्रोफेसर है। इन्होंने लिप्जिग के अंदर एक लेबॉर्ट्री भी कायम की थी 1879 में, और इसने ये कहा कि जो इसके नज़दीक के जो यानी स्ट्रक्चरलिज्म फोकस करता है बच्चे के या इंडिविजुअल के माइंड के ऊपर, यानी ये कहता है कि इंसान का जो माइंड है वो ही सब कुछ है, यानी माइंड के अंदर जो माइंड का स्ट्रक्चर है वही आपका सब कुछ है, वही आपकी कॉन्शियसनेस को, वही आपका जो पर्सनैलिटी है और आपकी लर्निंग है उसको शेप करता है। सिंपल आप यूँ समझें कि इस थ्योरी का जो बिलीफ है वो ये है कि स्ट्रक्चरलिज्म बिलीव कर रही है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है वो एवरीथिंग है, यानी ये देखते हैं कि जो माइंड के कंपोनेंट हैं वो देखे जा सकते हैं। हम एक माइंड को यानी उसके कंपोनेंट पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन करके हम देख सकते हैं। ये कहते हैं
कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड इन्होंने यूज़ किया कि इंडिविजुअल का माइंड ही सब कुछ है, ठीक है। और इसके बाद जो फ़िलोसफी एक थ्योरी आई फंक्शनलिज़म। फंक्शनलिज़म जो है विलियम जेम्स ने दी, ये अमेरिकन थे। अमेरिकन जो है ये विलियम जेम्स, इन्होंने अपोज़ किया स्ट्रक्चरलिज़म को। इन्होंने कहा कि नहीं, जॉन डेवी कैटल और थॉर्नडाइक भी इसके एक्सपोनेंट हैं। इन्होंने कहा नहीं, फंक्शन ऑफ माइंड इज़ एवरीथिंग, यानी उन्होंने स्ट्रक्चर को कहा, इन्होंने कहा फंक्शन को। इन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी उसको जैसे हम कंपोनेंट में, उसने कहा कि हम ब्रेक कर सकते हैं, इन्होंने कहा कि हम ब्रेक नहीं कर सकते। और इसने फंक्शनल करिकुला को फोकस किया। उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ किया था इस स्ट्रक्चरलिज़म ने। और इन्होंने कहा कि जो फंक्शन है माइंड का वो सब कुछ है, ठीक है, साइंटिफिक है, मोर प्रैक्टिकल जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है देन उससे स्ट्रक्चरलिज़म से। यानी मेजर बिलीफ इन दोनों के दो हैं कि वो कहता है कि माइंड का स्ट्रक्चर इज़ एवरीथिंग, स्ट्रक्चर या कॉन्शियसनेस को हम तोड़ सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। ये कहते हैं कि नहीं, फंक्शन इज़ एवरीथिंग, कॉन्शियसनेस को हम उसके पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। और फंक्शन या फंक्शनल करिकुलम को इन्होंने फोकस किया, क्योंकि फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो हैबिट्स डेवलप करता है, ना कि स्ट्रक्चर। उसके बाद है बिहेवियरिज्म। इन्होंने कहा कि नहीं, आप दोनों गलत हैं, ना स्ट्रक्चर का काम है ना फंक्शन का, बल्कि किसका काम है, हमारे इन्वायरमेंट का। जॉन बी वाटसन ने जो है ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के जो है वो फाउंडर हैं बिहेवियरिज्म के। इनका एक आर्टिकल है बिहेवियरिस्ट मैनिफेस्टो, 1913 में इन्होंने वर्ड बिहेवियरिज्म सबसे पहले यूज़ किया। इसके अलावा जो है पेवलोव, लॉशले, टॉलमैन एंड स्किनर, ये भी जो है वो बिहेवियरिस्ट हैं। जबकि जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसमें भी और नाम मौजूद हैं, एडवर्ड ब्रॉडफोर्ड और उसके साथ साथ जो है वो विल्हेम वुंड, ये दो हैं नाम। जबकि फंक्शनलिज्म में जॉन डेवी कैटल और थॉर्नडाइक भी मौजूद हैं, और बिहेवियरिज्म में पेवलोव, लॉश और टॉलमैन। अब इनका काम, ये कहते हैं कि इनका फोकस है ऑब्जर्वर बिहेवियर के ऊपर। ये कहते हैं कि माइंड का स्ट्रक्चर और फंक्शन कुछ भी नहीं है, फिर क्या चीज़ हमारे बिहेवियर को, लर्निंग को, हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती है। ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल को नज़र आ रहा है कि मेरी कामयाबी पे मुझे कुछ मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। उसको इन्वायरमेंट उसका कह रहा है कि भाई काम करो, आप रिवार्ड मिलेगा, नहीं करोगे सज़ा मिलेगी। वो कहते हैं कि उसका माइंड का स्ट्रक्चर या फंक्शन जैसे मर्ज़ी है, उसका इन्वायरमेंट उसे बताएगा कि भाई आप काम करोगे तो आपको कुछ मिलने वाला है, नहीं करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी। तो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है उसकी लर्निंग होती है किससे, इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है। इन्होंने जो मेथड है साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, प्रोग्राम लर्निंग इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। आजकल जो मॉडिफाइड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, यानी इन्होंने बुनियाद रखी थी। देन है गेस्टाल्ट, मैक्स वर्दीमर, कोफका, कोहलर, कर्ट लेविन, ये जो है इसके वर्दीमर जो है इसके फाउंडर हैं। कोफका, कोहलर, कर्ट लेविन ये इसके एक्सपोनेंट हैं। जर्मन ओरिजिन है इसका। गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है होल। अच्छा, इस चीज़ होल के ऊपर बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल को, यानी स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट, स्ट्रक्चरलिज्म ने जैसे कहा कि हम किसी भी एक्टिविटी को एक इंडिविजुअल के उसको हम उसके कंपोनेंट पार्ट्स में कॉन्शियसनेस को, बिहेवियर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी, इनका एक ही मेजर बिलीव है कि ह्यूमन एक्टिविटी को हम उसके कंपोनेंट में ब्रेक नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि हम बिहेवियर को एज अ होल देखते हैं, हम उसको उसके कंपोनेंट में नहीं देखते, बिहेवियर को हम एज अ होल देखते हैं। और जो बात कर की स्ट्रक्चरलिज्म ने कि जो बिहेवियर है वो जो है उसको हम उसके कॉन्शियसनेस को हम जो है उसके पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। हम जो है होल बिहेवियर स्टडी करेंगे, पार्ट्स में किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर नहीं होता। इन्होंने इनसाइड यूज़ की। गेस्टाल्ट थ्योरी जो है वो
स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी यानी बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट है, और कोलर ने इनसाइट पे जो है वो जो एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। रिडक्शनिज़म एक और थ्योरी है, रिचर्ड डॉकन की है। ये फ़िलासफ़ी बिलीव करती है कि हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को उसके पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। ये गेस्टाल्ट के अगेंस्ट है। उसके बाद है ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी, मैस्लो की है, और कार्ल रॉजर इसके एक्सपोनेंट हैं। ये फ़िलासफ़ी जो है वो बिलीव करती है कि ह्यूमन की जो नेचर है वो एवरीथिंग है। ह्यूमन की फ्री विल, फ्री चॉइसेस और डिसीजन मेकिंग पावर, रेस्पेक्ट, ये सब कुछ है। तो एक इंडिविजुअल के पास फ्री चॉइसेस होंगी, उसकी बेसिक नीड्स फुलफ़िल होंगी, तब जाके उसका जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन होगा। तो ये ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन नेचर के ऊपर, फ्री विल के ऊपर और पर्सनैलिटी को शेप करने में ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटी को फोकस किया जाए। उसके बाद है साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। ये स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट सब के अगेंस्ट है। ये सिगमंड फ्राइड ने दिया। ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। सिगमंड फ्राइड ने जो है वो स्टडी किया कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर को। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो या तो अनकॉन्शियस होता है या सबकॉन्शियस होता है या फिर कॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस एक इंडिविजुअल को पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, अचानक से वो जो भूल भुलैयाँ हो के या कुछ भी जो बोल लेता है अनकॉन्शियसली, गैर शऊरी, उसको कंट्रोल या इदराक या फहम नहीं होता, उसको अनकॉन्शियस कहा जाता है। इसके लिए उसने जो स्लिप यूज़ की, फ्रॉइडियन स्लिप यूज़ की। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है इसमें यूज़ किया गया था, वो यूज़ करते थे। सबकॉन्शियस है कि एक इंडिविजुअल जो है उसे वो यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के इन बिटवीन की सिचुएशन है। अब उस जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, तो हम हर वक्त हमें इसका शऊर नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर हमें पता होता है कि हमने अब सांस ज़्यादा लेनी है। तो सबकॉन्शियस जो है ये बेसिकली सेकेंडरी माइंड सिस्टम है, ये इनके इन बिटवीन होती है, ठीक है। और जो कॉन्शियस है ये हमारी जैसे देखना, खाना पीना, चलना, अपने अज़ा की जो हरकत है, ये हमारी जो है वो कॉन्शियसनेस में है, यानी हमारे कंट्रोल में है। तो माइंड के ये कहते हैं कि तीन इसके फंक्शन होते हैं या पार्ट्स होते हैं, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। इन्होंने पर्सनैलिटी को कहा कि पर्सनैलिटी के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिमिटिव है, इनबॉर्न है। इंडिविजुअल कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जो कोई मरे या जिए मुझे ये काम करना है। मैंने मोटरसाइकिल लिया है, मैंने 200 की स्पीड पे चलाना है, मैं मरूं या जिऊँ, किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, मैं चलाऊंगा, ठीक है। और ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे बिलीव करता है। ये वो जो है वो अनकॉन्शियस बर्थ से स्टार्ट होती है, इनबॉर्न होती है। ये ईगो जो है वो 2 साल से ऑनवर्ड चलती है थ्रू आउट द लाइफ। रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर बिलीव करती है। ये कहते हैं कि ठीक है, मोटरसाइकिल मैंने ले लिया, लेकिन सब लोग देख रहे हैं, जब ये साइड पे होंगे तो मैं इसकी रफ्तार तेज़ कर दूंगा। अब ये रियलिटी पे भी लोग देखेंगे, लोग बातें करेंगे, तो ये रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर बिलीव कर रहा होता है ईगो। और सुपर ईगो जो है ये मोरालिटी प्रिंसिपल पे। इसके दो जो है वो टाइप्स या पार्ट्स होते हैं। कंसाइंस यानी आप इसलिए कुछ अच्छा बुरा नहीं करते कि लोग इसको बुरा समझते हैं, ठीक है। और ईगो आइडियल, जब एक इंडिविजुअल के अंदर उसको जो एस्पायर करता है कि आपने ये काम आपको करना चाहिए, तो ये सुपर ईगो मोरालिटी या एथिकल प्रिंसिपल ये कहते हैं कि नहीं यार, मोटरसाइकिल अल्लाह ताला ने दे दिया है, 200 की स्पीड पे मैं क्यों चलाऊँ, चाहे कोई देखे ना देखे, मैं नहीं चलाऊँगा, मैं अपने आप को भी रिस्क में नहीं डालूँगा, अपनी गाड़ी को भी। ये सुपर ईगो है। साइको एनालिसिस मेथड उसी तरह, ये इंट्रोस्पेक्शन, एक मरीज़ को बेड के ऊपर लिटा दिया जाता है, लिटाने के बाद उसको जो है उसे उगलवाया जाता है, जो कुछ भी उसके अंदर मौजूद है वो अपना सारा सब कुछ जो है वो बाहर निकाल देता है। इसको हम क्या कहते हैं, साइको एनालिसिस मेथड कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। दैन ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी या स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, कार्ल जंग, विलियम जेम्स और अब्राहम मैस्लो ने दी। ये लेटेस्ट अप्रोच है साइकोलॉजी में। इसका जो बिलीव है वो ये है कि हम जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में हम जो है वो कैसे फील करते हैं, यानी व्हाट वी थिंक एंड हाउ वी फील इन आवर अल्टर्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस, इट इज़ द सब्जेक्ट एरिया ऑफ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, ठीक है। ये कहते हैं कि माइंड और बॉडी दोनों का आपस में रिलेशन है।
जब हमें जो है वो इवन जो और टाइम हमारा इन्वायरमेंट की तरफ से हमें जो है किसी मुश्किल का सामना होता है, हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है तो माइंड भी डिस्टर्ब होता है, बॉडी रिलैक्स है तो माइंड भी रिलैक्स होता है। तो माइंड और बॉडी का रिलेशन, हाउ व्हाट वी थिंक एंड हाउ वी फील इन आवर अल्टर्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस इज़ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। ये जो है इसको जो है हम स्पिरिचुअल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है कॉन्शियसनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, अच्छा काम करने के ऊपर, तो ये स्पिरिचुअल है। माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, जैसे आइडियलिज़म स्पिरिचुअलिज़म है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, अल्रिक नेसर ने ये थ्योरी दी। इनके नज़दीक जो इंडिविजुअल का कॉग्निशन है, एक इंडिविजुअल की जो अपनी थिंकिंग है और उस थिंकिंग अपने माइंड के ज़रिए चीज़ों को प्रोसेस करना है, ये उसके बिहेवियर को जो है वो सपोर्ट करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी को वाइट बॉक्स कहा जाता है और बिहेवियरिज्म को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे ने दी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो जीन पियाजे ने दी है, ये जीन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट और एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं। 1894 से 1980 इनका पीरियड है। 4 इसकी स्टेजेस होती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सेंसरी, एक या 2 सवाल इसमें से आएंगे। सेंसरी मोटर इन्फेंसी, यानी बर्थ से लेकर 2 साल तक इसको इन्फेंसी कहा जाता है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल इसमें अर्ली चाइल्डहुड है, 2 से 7 साल की एज है। कंक्रीट ऑपरेशनल लेट चाइल्डहुड है, 7 से 11 साल। फॉर्मल ऑपरेशनल है एडोलेसेंस, यानी 12 साल से लेकर डेथ तक। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज जो है इसमें बच्चा सेंसेस के ऊपर रिलाय करता है, यानी बर्थ से 2 ईयर की जो एज है इसमें बच्चा, इसका नाम है बता रहा है सेंस, और अपने मोटर मूवमेंट पे, सेंसेस पे यानी देखना, चखना, सूंघना, छूना, इनके ऊपर उसका माइंड काम नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके सेंसेस काम कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ मोटर, उसके सामने जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं वो उनसे कुछ ना कुछ गेन करता है। उसके सामने जो चीज़ मौजूद है तो उसका आइडिया होता है। जब उसके सामने से हटा दी जाती है तो बच्चा भूल जाता है। अक्सर हम बच्चा कोई चीज़ ऐसी पकड़ रहा होता है, हम उसको खिलौना दे देते हैं इस एज में, तो फिर वो भूल जाता है कि मेरे हाथ में पहले क्या था। आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट होते हैं, बच्चा बार बार ट्राई करता है, फीडर उठा के अपने मुंह में डालने की बार बार ट्राई करता है। तो ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट है इस स्टेज पे। पियाजे ने इनको लिटिल साइंटिस्ट भी कहा। ऑब्जेक्ट परमानेंस है। ऑब्जेक्ट जो है इसमें परमानेंट हो जाते हैं। 9 माह के बाद जो है अगर उसके सामने से चीज़ हटाई जाए तो वो दोबारा जो है उसको याद रहती है। थिंकिंग एबिलिटी इसमें मौजूद होती है। मेन जो है इसका आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, यूज़ ऑफ सेंसेस, मोटर मूवमेंट, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ट्रायल एंड एरर। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल की है। इसमें जो बच्चा है वो ईगो सेंट्रिक होता है, वो कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, बाकी सब कुछ कर रहे हैं गलत है। एनिमिज़म है। एनिमिज़म जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स जो है वो कंसीडर करने लग जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियलिज़म, वो जो है ये कहता है कि क्लाउड्स, जो जैसे क्लाउड्स की एग्जांपल है कि क्लाउड जो है वाइट है, किसी ने इनको पेंट किया है, तो वो नेचुरल चीज़ों को भी आर्टिफिशियल कर देता है। और इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट और है, लैंग्वेज इसमें डेवलप होती है। और इसके साथ साथ बच्चा जो है सिंबॉलिक फंक्शनिंग होती है, यानी जो जैसे देखता है वैसे करता है। इंस्टीट्यूशनटिव थाट होते हैं, किस चीज़ों को बगैर रीज़न के जो है एक्सेप्ट करता है बच्चा। और सेंट्रेशन है, सिर्फ एक एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। कन्वर्जरेशन प्रॉब्लम होते हैं। और परसेप्शन की जो है वो कमी होती है इसमें, लैक ऑफ परसेप्शन जी। यानी वो सेंसेस को तो यूज़ कर सकता है, लेकिन उन सेंसेस की बेस पे बच्चा जो है वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 साल तक होती है। इसमें बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग यानी इंडक्टिव थिंकिंग डेवलप होती है। बच्चा चीज़ों को अरेंज कर सकता है सीक्वेंस में, उनकी एक एस्पेक्ट की बेस पे चीज़ों को कैटेगराइज कर सकता है, यानी एक से ज़्यादा एस्पेक्ट भी समझ सकता है, कंजर्वेशन प्रॉब्लम भी समझ सकता है, और ऑब्जेक्ट को उनके साइज़ वेट की बेस पे भी कैटेगराइज कर सकता है। तो इसमें जो है वो लॉजिकल थिंकिंग, उसके बाद डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन प्रिंसिपल अंडरस्टैंड कर लेता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 साल से डेथ तक होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है बच्चे के अंदर, डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है, मेटा कॉग्निशन डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं। उसके बाद बेसिक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई हैं पियाजे ने। स्कीमा, इन्होंने कहा कि जो हमारे माइंड के अंदर थिंकिंग के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको स्कीमा कहा जाता है।
स्कीमा जो है यानी ये डेवलप होते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में। अडाप्टेशन मेक डिज़ायर चेंजेस और एडजस्टमेंट, यानी किसी भी चीज़ के अंदर जो हम तब्दीली करते हैं उसको अडाप्टेशन कहते हैं। स्कीमा के अंदर जो अडाप्टेशन यानी चेंज लाया जाता है वो दो तरह का होता है, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। असिमिलेशन कहते हैं एक चीज़ मैंने सीखी है, यानी यूज़ ऑफ प्रीवियस नॉलेज टू अंडरस्टैंड न्यू सिचुएशन, असिमिलेशन है। और अकोमोडेशन है अल्टरिंग द प्रीवियस लर्नड इंफॉर्मेशन टू एडजस्ट आर टू मॉडिफाई आर टू अंडरस्टैंड न्यू सिचुएशन। पहले वाली इंफॉर्मेशन को चेंज करके नए इन्वायरमेंट को, नई सिचुएशन को समझना। बच्चे को माँ ने कहा कि परिंदे जो तोता है ये परों की मदद से उड़ता है, तो बच्चे ने अगले दिन कौवे को देखा तो उसने कहा अम्मी ने मुझे बताया था कि परिंदा जो कौवा है वो तोता वो जो है परों से उड़ता है, तो ये जो कौवा है इसके भी पर हैं, ये भी उसी तरह का कोई परिंदा लगता है, ये भी परों की मदद से उड़ते हैं। अब उसने नई सिचुएशन को पहले वाली इन्फॉर्मेशन की बेस पे समझ लिया है, ठीक समझा है, ये होती है सिमुलेशन। अब उसने जहाज़ देखा तो वो कहता है कि ये भी एक बड़ा परिंदा है, ये भी परों से उड़ रहा है। अब उसकी अम्मी ने कहा नहीं बेटा ये जहाज़ जो है नॉन लिविंग है, ये बर्ड नहीं है। अब उसने नई सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो पहले से मौजूद उसकी माइंड में इंफॉर्मेशन थी उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया कि जहाज़ और चीज़ होती है, तो ये अकोमोडेशन कहलाती है। उसके बाद है वाइगोस्की की थ्योरी ऑफ साइको सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट। लेव वाइगोस्की की ये जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें इन्होंने फोकस किया इंटरेक्शन और लैंग्वेज का। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। इन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी में कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, इनको उसने MQ का नाम दिया। और उन्होंने कहा कि बच्चा जो है इस MQ से यानी टीचर, पेरेंट से, इंस्ट्रक्टर से चीज़ें सीखता है। और इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कहा कि बच्चा जो है कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो अकेला नहीं सीख सकता, तो उसको सीखने के लिए यानी वो उस टास्क को ख़ुद जो है वो फुलफ़िल या मुकम्मल नहीं कर सकता, तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं कि वो टास्क जो बच्चा अकेला परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको कंप्लीट नहीं कर सकता, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है, तो इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी इसमें बच्चा जो है वो काम सीखने के बिल्कुल करीब होता है। बच्चा साइकिलिंग सीख रहा है तो वो साइकिलिंग सीखने के बिल्कुल करीब है, लेकिन अभी जो है वो उस पर मुकम्मल एक्सपर्ट नहीं बना, तो उसका जो गाइड है, ट्यूटर है, MQ है, उसको सिखा रहा है अभी। तो एक दफ़ा उसने सिखा दिया, उसके बाद बच्चा उसको अकेला करना सीख गया, तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है। उसके बाद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बाद स्कैफोल्डिंग है कि वो जो सपोर्ट उसने दिया उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाना, ये स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो इन्होंने सोशल स्पीच की भी बात की, इन्होंने स्पीच की भी बात की है, लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज भी कॉग्निशन जो है वो डेवलप करता है। वाइगोस्की ने 37 साल की एज में, ये ट्यूबर क्लासेस से इनकी डेथ हो गई थी, रशियन थे ये। तो इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्पीच एक इंडिविजुअल जो अपने साथ बातें करता है, सोशल स्पीच जो दूसरों के साथ उसकी गुफ्तगू होती है, यानी लैंग्वेज का असर है कॉग्निशन के ऊपर, कॉग्निशन के साथ इसका क्लोज लिंक है। सोशल स्पीच जो दूसरों के साथ वो लैंग्वेज यूज़ करता है, प्राइवेट स्पीच जो अपने साथ वो बोलता है, अपने साथ वो हम कलाम होता है, और साइलेंट इनर स्पीच जो अपने दिल में जो सोचता है। तो इसने कहा कि ये लैंग्वेज और जो सोशल इंटरेक्शन है, यानी MQ, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, ये दोनों कॉग्निशन डेवलप करते हैं। उसके बाद है डिस्कवरी लर्निंग। जेरोम ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग दी है, और इसके जो है वो 4 स्टेप्स होते हैं, मोटिवेशन, स्ट्रक्चर, सीक्वेंस एंड रीइंफोर्समेंट। मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी, यानी इसको डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी इसको कहा जाता है। मोड्स ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन, इसने कहा कि मोड्स जो है वो वेज हैं जिनसे इंफॉर्मेशन माइंड में स्टोर रहती है। इनएक्टिव मोड है, यानी एक्शन से बच्चा जो है अपने माइंड के अंदर चीज़ें सीखता है। आइकॉनिक मोड है, इसमें बच्चा जो है इंफॉर्मेशन उसके माइंड के अंदर स्टोर होती है इमेज की बेस पे। और सिंबॉलिक मोड, इसमें बच्चा जो है लैंग्वेज से चीज़ें सीखता है। तो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रूनर ने भी यूज़ किया इंटेलिजेंस में, और वाइगोस्की ने भी किया। ब्रोनर मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग, ब्रोनर ने कॉन्सेप्ट लर्निंग का भी मॉडल दिया। साइमल्टेनियस स्कैनिंग, सक्सेसिव स्कैनिंग,
कंजर्वेटिव फोकस और फोकस गैम्बलिंग। ये जो है इसने उसके 4 जो है वो लेवल्स बताए हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग के। देन है बंडूरा सोशल लर्निंग। अल्फ्रेड बंडूरा ने एक एक्सपेरिमेंट किया, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उसने जो है कहा कि बच्चा जो है वो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो सोशल चीज़ों से, सोशलिज़म से होती है, सोसाइटी से होती है। यानी बच्चा जो है वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है, इमिटेशन से सीखता है। तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी के: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, एरिक्सन ने एक थ्योरी दी है। इसकी जो है वो स्टेजेस होती हैं, 8 स्टेजेस साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की। इसमें आवाज़ बढ़ा लें थोड़ा सा बेशक आप लोग। अच्छा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इंटीमेसी वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। मेरा दिल मान रहा है कि इस दफ़ा कोई स्टेज आपसे पूछी जाएगी, इसलिए इनको याद कीजिएगा अच्छी तरह से। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पहली स्टेज है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम दूसरी है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट ये तीसरी है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी चौथी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो उसके बाद है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये कोहलबर्ग ने दी है। इसके 3 लेवल होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और इसकी जो है वो 6 स्टेजेस होती हैं। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, ये पहले लेवल की 2 स्टेजेस हैं। फिर इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये जो कन्वेंशनल है लेवल, दूसरा लेवल, उसकी 2 स्टेजेस हैं। और तीसरा जो है वो पोस्ट कन्वेंशनल है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये जो है थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट की कोहलबर्ग ने दी है। उसके बाद है ब्रॉनफन बर्नर इकोलॉजिकल थ्योरी। ब्रॉनफन बर्नर ने इकोलॉजिकल थ्योरी इन्होंने दी है। इन्होंने कहा कि जो एक इंडिविजुअल है उसका अपनी जो कम्युनिटी है, इन्वायरमेंट है, उसके साथ क्लोज रिलेशन है। तो इन्वायरमेंट जो है वो एक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल विद हिज इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। तो इसका बड़ा क्लोज रिलेशन है बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर। इसने कहा कि एक इंडिविजुअल जो है वो 5 डिफरेंट सिस्टम में घिरा होता है। माइक्रो सिस्टम जिसमें बच्चा रह रहा होता है, मीज़ो सिस्टम जो डिफरेंट माइक्रो सिस्टम जो आपस में मिलते हैं तो मीज़ो सिस्टम बनता है। एक्सो सिस्टम ये वो सिस्टम होता है जिसमें बच्चे का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता लेकिन इसका बच्चे के ऊपर असर होता है, मसलन बाप की सैलरी या ट्रांसफ़र है। मैक्रो सिस्टम ये जो है वो कल्चरल इन्वायरमेंट होता है जिसमें बच्चा रह रहा होता है, कोई पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, जो इन चीज़ों का असर जो है उस बच्चे के ऊपर भी होता है। उसके बाद है क्रोनो, वक्त के लिहाज से जो तब्दीलियाँ किसी घर में, फैमिली स्ट्रक्चर में, फौत की गमी खुशी ये जो आती हैं, ये क्रोनो सिस्टम है। तो ये 5 सिस्टम होते हैं, इनकी तरतीब भी याद रखिएगा। थ्योरी सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरीज़ हैं, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, ये हम पढ़ेंगे। इसने कहा कि एक इंडिविजुअल जो है उसके माइंड के अंदर टेंशन होती है, ये जो है ये टेंशन और प्लेजर, ये उसकी ज़िंदगी 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जो टेंशन है ये उसके अंदर सेक्सुअल अर्जेस की वजह से होती है जब तक वो उनको पूरा नहीं कर पाता। तो इसकी उसने जो है वो 5 स्टेजेस दी हैं: ऑरल, एनल, लेटेंसी, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। ऑरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। साइकोएनालिसिस इसकी थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद डिफेंस मैकेनिज़्म है। डिफेंस मैकेनिज़्म में एक इंडिविजुअल जो है वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करता है किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए। इसमें 2 से 3 मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा। सबसे पहले रिप्रेशन है, विदड्रॉल फ्रॉम कॉन्शियसनेस ऑफ एन अनवांटेड आइडिया। एक इंडिविजुअल एक अनकॉन्शियस आइडिया से ख़ुद को क्या करता है, विदड्रॉ कर लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेशन कहते हैं। और उसके बाद रिग्रेशन है, रिटर्न टू अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एक इंडिविजुअल अपनी अर्लियर स्टेज पे वापस आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको रिग्रेशन कहते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा। फ्राइड ने 2 कॉन्सेप्ट और भी दिए, लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। इन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल जो है उसके जो सर्वाइवल और प्लेजर और रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस को जो डील करता है एक इंडिविजुअल, ये उसके लाइफ ड्रिवन ड्राइव्स हैं, एरोज जिसको उसने नाम दिया। और जो ये टेंशन लेता है, रिस्क लेता है,
तो ये थैनाटोज उसने उसका नाम दिया कि ये जो उसका बिहेवियर है जो रिस्की होता है वो थैनाटोज कहलाता है। तो ये दो तरह के इंस्टिंक्ट होते हैं। उसके बाद अब बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये दो इंपॉर्टेंट बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज़ हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो पेवलोव ने दी है और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो स्किनर ने दी है। इसको रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है या पेवलोवियन कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इसमें स्टिमुलस और रिस्पांस का आपस में रिलेशनशिप देखा जाता है। एक चीज़ वाटसन जो है इसके फाउंडर हैं बेवरिज्म के, तो स्टिमुलस जो चीज़ तब्दीली लाती है उसको स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस की 2-3 टाइप्स होती हैं। न्यूट्रल स्टिमुलस वो जो नेचुरल स्टिमुलस है जिसकी वजह से ख़ुद ब खुद रिएक्शन आता है, जैसे सलाइवेशन, इसमें मीट है इस डॉग के केस में, तो मीट जो है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। जबकि सलाइवेशन जो है वो क्या कहलाएगा, जो अनकंडीशनल जो रेस्पॉन्स है हमारा, इसको जो है हम कहेंगे सलाइवेशन होगी। तो इसी तरह फिर कंडीशन स्टिमुलस, अब उसने पेवलोव ने मीट के साथ बेल को एसोसिएट किया, तो अब बेल से भी बच्चा जो डॉग है वो सलाइवेशन स्टार्ट उसने कर दी है, तो अब ये कंडीशन हो गया, एसोसिएट हो गया, दूसरे के साथ जुड़ गया है, तो ये जो है कंडीशनल स्टिमुलस कहलाएगा जो बेल है। अब इसके नतीजे में जो सलाइवेशन होगी वो जो है वो क्या कहलाएगी, कंडीशनल रिस्पांस कहलाएगी। तो पेवलोव ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। वाटसन ने भी एक्सपेरिमेंट किया था एल्बर्ट बॉय के ऊपर और इसने भी ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। B.F. स्किनर ने जो है अमेरिकन थे ये, इन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया रैट के ऊपर और जो उसने जो है वो थ्योरी दी ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इसने कहा कि जो एक इंडिविजुअल का रिवार्ड और पनिशमेंट है उसके बिहेवियर को जो है वो स्ट्रेंथन करता है, यानी रिवार्ड और पनिशमेंट का दूसरा नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग है। और स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग भी इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट का। रीइंफोर्समेंट कहते हैं एनीथिंग दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट रिस्पांस विल अकर, किसी रिस्पांस को दोबारा करने के लिए यानी उसको इस तरह से स्ट्रेंथन करना कि वो रीअकर हो कोई रिस्पांस। और पनिशमेंट जो है ये पेनल्टी है फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कोई गलत करने पे जो सज़ा दी जाती है उसको पेनल्टी को पनिशमेंट कहा जाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक प्लीजेंट स्टिमुलस को ऐड करना बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि एवर्सिव स्टिमुलस को जो है वो क्या करना, रिमूव कर देना। ठीक है, यानी बच्चे को जो है, बच्चे ने काम किया बहुत ज़्यादा कर लिया तो आप उसको क्या करते हो, उसका होमवर्क से आप उसको छुट्टी दे देते हैं। ठीक है, रिमूव एवर्सिव स्टिमुलस टू इंक्रीज़ और मेंटेन बिहेवियर। जबकि पनिशमेंट में पॉजिटिव पनिशमेंट है ऐड एवर्सिव स्टिमुलस टू डिक्रीज बिहेवियर, बच्चे के मुंह पे थप्पड़ मारना कि अब दोबारा गाली ना देना। या रिमूव प्लीजेंट स्टिमुलस, उससे मोबाइल वापस ले लेना, ये नेगेटिव पनिशमेंट है कि तुम जो है वो होमवर्क नहीं कर रहे, मोबाइल वापस कर दो। उसके बाद है क्लासिकल कंडीशनिंग, ये हो गया। उसके बाद है लर्न हेल्पलेसनेस। मार्शन, सेलिजमैन एंड मेयर ने ये कहा, उन्होंने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसको जो है उन्होंने एक केज के अंदर डाला, केज के नीचे जो है वो मेटालिक वायर्स थी, उनमें उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिक करंट गुजारा इसमें। इस केज के दरमियान में एक फट्टी सी थी, फट्टी के दूसरे साइड पे जो वायर्स थी, नीचे ये जो केबल्स थी, मेटालिक वायर्स थी, इनमें करंट नहीं होता था। तो जब एक दो दफ़ा डॉग जो करंट वाली साइड पे उसको था, उसको करंट महसूस हुआ, तो उसने दूसरी साइड पे जाने की कोशिश ही नहीं की। उसने कहा कि उसने ये समझ लिया कि शायद ये सज़ा मुझे मिलती रहेगी। तो इसको कहते हैं लर्न हेल्पलेसनेस। एक इंडिविजुअल जो है जब उसे टास्क पूरा ना हो रहा हो तो वो ये समझता है कि मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे तो ये काम, पढ़ाई होनी नहीं है, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। तो ये लर्न हेल्पलेसनेस कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट मार्शन एंड सेलिजमैन मेयर ने दिया था। लेटेंट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग जो है एक इंडिविजुअल उस वक्त तक जो कुछ उसने सीखा है उसको एक्सप्रेस नहीं करता जब तक उसको कोई रिवार्ड सामने नज़र ना आ रहा हो। ट्राई एंड एरर थ्योरी जो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी है। इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया कैट के ऊपर और लॉज ऑफ लर्निंग दिए। लॉज ऑफ लर्निंग में इंपॉर्टेंट जो हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, एक इंडिविजुअल का लर्निंग के लिए तैयार होना। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसको रिपीट करना। लॉ ऑफ यूज़, इस चीज़ को बार बार करना और डिसयूज़ उसको ना करना। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, यानी जो लर्निंग स्ट्रेंथन होती है जब इसका कोई प्लीजेंट
सेटिस्फैक्ट्री जो है वो फीलिंग साथ मौजूद हो। लॉ ऑफ इफेक्ट और ऑपरेंट कंडीशन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। थियरी ऑफ कंडीशंस ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट गैगन ने थियरी ऑफ कंडीशन ऑफ लर्निंग या हायरार्की ऑफ लर्निंग दी है। इसके 8 स्टेप्स होते हैं या 8 स्टेजेस होती हैं। सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशनल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद है थियरीज ऑफ लर्निंग। इसकी 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग की थियरीज होती हैं। बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्शनिज्म। ये जो है ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट 3 थियरीज़ हैं, जबकि जो मॉडर्न थियरी है वो कनेक्टिविज्म है। थियरीज ऑफ मोटिवेशन, अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड दी। अब्राहम मैस्लो के नज़दीक जो बेसिक नीड हैं जब वो फुलफ़िल होती हैं तो इंडिविजुअल बाद में आगे की अच्छी सोचता है। तो इस उन्होंने अब्राहम मैस्लो ने ह्यूमनिस्टिक ये साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल की 5 तरह की जो है वो नीड्स होती हैं। फिजियोलॉजिकल यानी बेसिक जो ज़िंदगी गुजारने के लिए खाना पीना सोना ये चीज़ें। उसके बाद सेफ्टी नीड्स हैं, उसकी हेल्थ, शेल्टर और सिक्योरिटी। तीसरी जो नीड्स उसने कहा कि जो इंडिविजुअल की होती हैं वो सोशल और बिलोंगिंग नीड्स हैं। चौथी सेल्फ इस्टीम नीड्स हैं। इन चारों को उन्होंने बेसिक नीड कहा। और 5वीं जो नीड है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। तो 5 नीड्स जो हैं इनकी तरतीब आपने याद रखनी है, लाभ में पूछा जाएगा सवाल। एल्डरफर ने जो है ERG थ्योरी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी, इन्होंने क्या किया, सिंपली जो उसकी हैं मैस्लो की नीड्स हैं उनको जो है वो कम करके 5 से 3 कर दिया। एग्जिस्टेंस में जो है वो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी को शामिल किया है। रिलेटेड में सोशल और लो लेवल सेल्फ इस्टीम को, और ग्रोथ में हायर लेवल सेल्फ इस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इसने शामिल किया। ये अमेरिकन थे। उसके बाद थियरीज ऑफ मोटिवेशन, 2 फैक्टर थ्योरी। हर्जबर्ग ने कहा कि 2 फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल की इसकी मोटिवेशन के पीछे मौजूद होते हैं। पहला फैक्टर, इसको 2 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, हर्जबर्ग डुअल फैक्टर थ्योरी, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है। मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं एक, जिनको सेटिस्फायर कहा जाता है, और डीमोटिवेटिंग फैक्टर या डिससेटिस्फायर होते हैं, हाइजीन फैक्टर इनको कहा जाता है। तो मोटिवेटिंग फैक्टर इंक्रीज़ करते हैं, यानी उसकी जो मोटिवेशन है, फीलिंग, थिंकिंग, रिकॉग्निशन है वर्क की, वो मोटिवेटिंग फैक्टर है। जबकि उसके साथ जो उसको इंसेंटिव वगैरह मिल रहे हैं तो वो उसके हाइजीन फैक्टर कहा जाता है। डेवल मैक्लेलैंड ने एक्वायर्ड नीड थ्योरी दी है। उसने कहा कि नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन और नीड फॉर पावर, ये एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करते हैं किसी भी काम के लिए। मैकडोगल ने थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट दी है। उसने कहा कि इंस्टिंक्ट यानी जो नेचुरल रिस्पॉन्स है एक इंडिविजुअल का, वो उसकी पर्सनैलिटी को या उसकी मोटिवेशन के पीछे मौजूद होता है। क्लार्क हॉल ने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी। उसने कहा कि हर इंडिविजुअल की नीड्स होती हैं, और जब वो उसकी नीड्स फुल नहीं होती तो वो जो है उसकी टेंशन क्रिएट होती है, और जब ये नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाती हैं तो उसकी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ड्राइव बेसिकली, ड्राइव रिडक्शन उन नीड्स को रिड्यूस करना, कम करने के लिए इंडिविजुअल मोटिवेट होता है। तो क्लार्क हॉल ने ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी है। ड्राइव और मोटिव में क्या फ़र्क है? नीड, ड्राइव, मोटिव में नीड कहते हैं कि आपको कोई चीज़ ज़रूरत है लेकिन आपके पास वो मौजूद नहीं है, तो ये आपकी नीड है। ड्राइव किसको कहते हैं कि ड्राइव वो नीड्स होती हैं जो बेसिक उसके सर्वाइवल के लिए लाजमी है, खाना पीना सोना ये जो है उसके लिए लाजमी है। और जो मोटिव्स होती हैं इनका एक्सटर्नल सोर्सेज से ये मोटिवेट होता है एक इंडिविजुअल, जैसे मोटिवेशन से है, मोटिवेट होता है किसी की गाड़ी देख के, किसी को इम्तिहान में पास होता देख के, किसी का स्टेटस देख के। तो ये जनरल वांट्स और डिज़ायर्स होती हैं किसी इंडिविजुअल की। जो मास्टर मोटिव होता है वो सुपीरियरिटी होती है दूसरों पे जो है वो हुकूमत करने की। उसके बाद हाथ ऑन इफेक्ट, लोग इसलिए अच्छा काम करते हैं। लैंड्री हैंड्स, लेरबर्ग, लैंड्स जो है बर्गर, इन्होंने ये जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था 1927 से 32 के दौरान। इस पे चिकागो के अर्ब में जो है इसको स्टडी किया गया था कि लोग इसलिए अच्छा काम करते हैं कि उन्हें पता चलता है कि उन्हें ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। इंसेंटिव थ्योरी, इंसेंटिव दें आप और काम लें। कैरेट स्टिक थ्योरी, जो काम ठीक करे उसको जज़ा दें, जो काम ठीक ना करे उसको स्टिक्स यूज़ करें। तो ये कैरेट स्टिक थ्योरी है, उसको पनिश करें। उसके बाद है टॉलमैन थ्योरी ऑफ लर्निंग। टॉलमैन की जो थ्योरी है ये बिलीव करती है 3 चीज़ों के ऊपर, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस के ऊपर। ये इनके नज़दीक इसको साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी या एक्सपेक्टेंसी थ्योरी या पर्पोजिव बिहेवियरिज्म या सिंपली साइन थ्योरी भी कहा जाता है। ये थ्योरी इस चीज़ के ऊपर बिलीव करती है कि आप एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस के ऊपर,
एक्सपेक्टेंसी है कि आपकी एफ़र्ट्स जो है वो डिज़ायर रिज़ल्ट ले आएंगे, ये एक्सपेक्टेंसी है। और जब आपके डिज़ायर रिज़ल्ट आ जाएंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, ये इंस्ट्रूमेंटलिटी है। अब उस रिवार्ड को आप कितनी अहमियत देते हैं, कितना वो आपके लिए अहमियत का हामिल है, जितनी अहमियत का हामिल होगा उतनी स्ट्रगल आपकी ज़्यादा होगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं टॉलमैन थ्योरी ऑफ लर्निंग के। टॉलमैन ने लॉ ऑफ लर्निंग भी दिए हैं, कैपेसिटी टू लर्न, नेचर ऑफ मटेरियल टू बी लर्न एंड मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी बच्चा और कंटेंट, और तीसरे नंबर पे टीचर। ब्रिजेस ने जो है वो कहा कि इमोशन 2 साल में की एज में डेवलप होते हैं। जेम्स लैंग ने जो थ्योरी दी है फिजियोलॉजिकल थ्योरी है, इन्होंने कहा कि इमोशन जो है फिजियोलॉजिकल रिएक्शन पहले आता है और इमोशनल रिएक्शन बाद में आता है। कैनन बर्ड ने कहा कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन और इमोशन एट अ टाइम आते हैं। और 2 फैक्टर थ्योरी जो साइन स्कैटर थ्योरी है, इनके नज़दीक 2 फैक्टर हैं, फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। ये 2 फैक्टर जो है इंडिविजुअल की मोटिवेशन इमोशन के पीछे होते हैं। फेशियल फीडबैक थ्योरी, इनके नज़दीक फेशियल एक्सप्रेशन हर चीज़ होती है। कॉग्निटिव थ्योरी या लेज़ारस थ्योरी, इसके नज़दीक एक इंडिविजुअल की जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है वो उसकी इमोशन है। सोमैटिक थ्योरी कहती है कि कॉग्निटिव बॉडी रिस्पॉन्स जो है वो उसके इमोशन के पीछे मौजूद होते हैं, कॉग्निशन नहीं होती। परसेप्चुअल थ्योरी ये कहती है कि कॉग्निटिव और सोमैटिक दोनों, यानी बॉडी रिस्पॉन्स और मेंटल जो कंडीशंस हैं, ये दोनों जो है उसके इमोशंस का बायस बनती है। अफेक्टिव थ्योरी, इनके नज़दीक इमोशन जो है वो एटीट्यूड या बिहेवियर की वजह से जो है वो डेवलप होती है। मेमोरी जो है किसको कहते हैं, एबिलिटी टू स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन। इसकी स्टेजेस होती हैं इनकोडिंग, स्टोरेज एंड डीकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब है इन्फॉर्मेशन स्टोर करना, इसको इन्फॉर्मेशन को माइंड के अंदर ले जाना। स्टोरेज का मतलब है इनको सेव करना। डीकोडिंग का मतलब या रिट्राइवल का बाहर निकालना। मेमोरी की 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सेंसरी जो है वो बहुत ही कम सेकंड के लिए होती है, लेस देन अ सेकंड। शॉर्ट टर्म जो है वो 15 से 30 सेकंड या 1 मिनट तक होती है। जो याददाश्त हमारी, इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है, इसका वर्किंग मेमोरी भी नाम है। तीसरी होती है लॉन्ग टर्म, जो हफ्तों सालों महीनों रहती है। उसके बाद है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के बारे में इम्पोर्टेंट जो थीरीज़ हैं उनमें सबसे पहले है जो है वो ग्रेट मैन थीरी। ग्रेट मैन थीरी कहती है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। ट्रेड थीरी कहती है कि लीडर आर बोर्न एंड मेड। और स्ट्रक्चरल अप्रोच जंग थीरी कहती है कि इंडिविजुअल जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट होते हैं। कुछ जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो हर माहौल में ढल जाते हैं, इंट्रोवर्ट जो शर्मीले होते हैं, जबकि एम्बीवर्ट भी उसने कहा कि होते हैं जो किस सिचुएशन में एक्सट्रो होते हैं, किसी में इंट्रो होते हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट भी इसने दिया। ये सवाल इम्तिहान में पूछा गया है एक दफ़ा एक पेपर में कि प्राइमरी और रैशनल अनकॉन्शियस और पर्सनल अनकॉन्शियस, ये 2 जो है अनकॉन्शियस की जो डिवीज़न है इसके बारे में पूछा गया। उसके बाद कैटल ने भी ट्रेड थ्योरी दी है, आइजनेक ने भी थ्योरी दी है पर्सनैलिटी की, और रॉजर्स ने भी दी है सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज और सेल्फ आइडियल सेल्फ की। कॉल रॉजर ने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी दी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, वो फ्रांसिस गाल्टन ने दिए हैं। और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो है वो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस की जो इंटेलिजेंस एबिलिटी टू एडजस्ट टू वन सेल्फ इन न्यू सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विलियम स्टर्न की। मोनार्किक थ्योरी, स्टर्न और जोहनसन ने कहा कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक फैक्टर है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है बच्चे की। जबकि गार्चिक थ्योरी या ग्रुप फैक्टर थ्योरी ये थर्स्टन ने दी है। उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो है वो ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स से रिलेटेड है। डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो मिलके, यानी काफ़ी सारे फैक्टर जो है वो ग्रुप की शक्ल अख्तियार करके हमारी इंटेलिजेंस को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है। स्पेयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है, जी एंड एस फैक्टर, यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस और जनरल इंटेलिजेंस। उसके बाद थ्योरी ऑफ मेंटल एबिलिटी है। और इसके बाद जो है आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा टेस्ट है। आर्मी अल्फ़ा लिटरेट के लिए होता है, वर्बल टेस्ट है, और आर्मी बीटा इलिटरेट के लिए नॉन वर्बल टेस्ट है। उसके बाद है टेस्ट बैटरीज, ग्रुप ऑफ टेस्ट जो है ये टेस्ट बैटरीज हैं, ये डिग्री लेवल पे यूज़ किया जाता है। कैटल की जो थ्योरी है क्रिस्टलाइज और फ्लूइड इंटेलिजेंस की, कैटल ने कहा कि इंटेलिजेंस 2 तरह का होता है। क्रिस्टलाइज यानी वो जो हमने जब एक चीज़ सीखी हुई है तो उससे रिलेटेड कोई नई चीज़ आती है, यानी प्रीवियसली लर्न जो हमारा
नॉलेज है, तो उसकी बेस पे हम नई चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारा क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है। और एक सिचुएशन या चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, नए सिरे से वो सामने आती है, तो हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये जो है उसने कहा कि फ्लूइड इंटेलिजेंस है। उसके बाद यूनिफैक्टर थ्योरी, ये अल्फ्रेड बिनेट ने दी है। टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस की, SG वाली। ये जो टू फैक्टर थ्योरी है, स्पेसिफिक या फिर जो जनरल इंटेलिजेंस है या फिर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है किसी भी इंडिविजुअल का, तो ये जो स्पेसिफिक और जनरल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है, ये स्पेयरमैन ने दी है। स्पेसिफिक एंड जो जनरल इंटेलिजेंस है, यानी 2 फैक्टर वाली। ट्राइआर्किक के यानी 3 फैक्टर होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल, ये स्टर्नबर्ग ने दी है ट्राइआर्किक थ्योरी। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ये गुल्फोर्ड ने दी है। थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है। और ग्रुप फैक्टर थर्स्टन ने दी है। और इसके साथ साथ जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस की हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। इमोशनल इंटेलिजेंस गोलमैन ने दी है। सीसीज जो है वो उन्हें बायोलॉजिकल थ्योरी दी है। आइजनेक ने स्ट्रक्चरल थ्योरी दी है। उसके बाद जो है बायोलॉजिकल बेसिस, ये इससे रिलेटेड कोई इम्तिहान में कभी सवाल पूछा नहीं गया, बहरहाल इसको आप एक नज़र जो है वो देख लेंगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर में जो बिहेवियर को इंड्यूस करना, तब्दील करना, इसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहा जाता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन की इम्पोर्टेंट है, यानी इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज करना। इसके तरीक़ाकार हैं टाइम आउट, आप उस बच्चे को उस सिचुएशन से अलग कर लें। एक्सटिंक्शन, उसके बिहेवियर को इग्नोर करें। मॉडलिंग, टीचर जो बच्चा वो गलती कर रहा है उसको प्रैक्टिकली उसके लिए जो एक्चुअल जो सिचुएशन है उसको रोल मॉडल बन के दिखाए। तो ये इम्पोर्टेंट है, बाकी आप देखेंगे तो अच्छी बात है। उसके बाद है कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिस्मानी सज़ा देना बच्चे को, ये कॉर्पोरल पनिशमेंट कहलाती है। आर्टिकल 37 हमें इस चीज़ से रोकता है। 4 P's होते हैं पनिशमेंट के। रिवेंज, बच्चा जो है वो फ़ाइट करेगा टीचर के साथ। रिबिलियन, बच्चा टीचर के वर्क को रिफ्यूज़ करेगा। और बच्चा जो है रीसेंटमेंट, डी वैल्यू फील करेगा। और उसके बाद बच्चा जो है अवॉइड करेगा टीचर्स को। रीट्रीट, रिवेंज, रिबिलियन, रीसेंटमेंट एंड रीट्रीट। डेविड ऑसबॉल ने मीनिंगफुल लर्निंग दी है। इसने कहा कि अगर एक इंडिविजुअल पहले से जो चीज़ सीखी हुई है उससे रिलेटेड चीज़ सीखता है तो उसके माइंड में वो बहुत देर तक मौजूद रहेगी, इजी भी होगी। और अगर वो नई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्रेश सीखता है तो उसके लिए मुश्किल होगी। ये मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी है। एनल गेज ने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी है। इसने कहा कि मोर देन वन थ्योरी ऑफ टीचिंग, यानी एक से ज़्यादा टीचिंग जो कॉन्सेप्ट है, इसने कहा कि ये इसने इनको जो है वो फेवर दी कि किसी एक स्पेसिफिक जो है वो टीचिंग मेथड की बात इन्होंने नहीं की। मिलर एंड डॉलर ने लर्निंग थ्योरी दी है। इनके नज़दीक जो है एसेंशियल फैक्टर्स जो 4 होते हैं, क्यू, रिस्पॉन्स, ड्राइव और रिवार्ड, ये लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्रेशन जो है वो कि जो एक्ट ऑफ हार्मिंग अनदर इंडिविजुअल, ये 2 तरह का होता है, इंस्ट्रूमेंटल एंड रिएक्टिव। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है किसी रिसोर्स को अचीव करने के लिए, जबकि जो रिएक्टिव होता है ये किसी ऑफेंस या थ्रेट के लिए होता है। मेंटल हाइजीन जो है ये CW बेयर्स ने थ्योरी दी है। और इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम ये फ्लेंडर ने दिया है। इसमें 10 जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेसेस 10 जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस होते हैं टीचर और स्टूडेंट के दरमियान। टोटल 10 होते हैं। तो ये जो है इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम ये फ्लेंडर ने दिया है। थैंक यू सो मच।